का हमारा अध्याय है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों या फाइबर्स से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। जैसे सारणी 3.1 को भरिए। सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। यहाँ पर क्रम संख्या लगाएं 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ पर वस्तु का नाम लिखें और यहाँ पर रेशे का प्रकार लिखें, प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसे संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तीन पॉइंट एक संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाए जाने वाले एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जैसे चित्र 3.1 ए अथवा चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? यहाँ पर चित्र 3.1 ए में मनके को दिखाया गया है और बी में कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला को दिखाया गया है इस तरह से। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा सिर का अर्थ है भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक
मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों से रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं, जैसे चित्र 3.2 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 3.2 में रेयॉन निर्मित वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं। ये रेयॉन से निर्मित वस्त्र हैं। भी नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और घुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसमें नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। जैसे चित्र 3.3 में दिखाया गया है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट, यहाँ पर चित्र 3.3 में नायलॉन से निर्मित कुछ वस्तुओं को दिखाया गया है। क्या नायलॉन से रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उनमें पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। चित्र 3.4 में एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। आइए हम जानें। यहाँ पर चित्र 3.4 में नायलॉन रेशों के उपयोग को दिखाया गया है। क्रियाकलाप 3.1 एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर, यहाँ पर चित्र 3.5 में एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा दिखाया गया है। एक हुक लगा हुआ पलड़ा बांध दीजिए जिससे बाढ़ रखे जा सकें। पलड़े में एक एक करके बाढ़ तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों की सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पर प्रेक्षण सारणी 3.2, यहाँ क्रम संख्या लिखी गई है।
यहाँ धागे या रेशे के प्रकार लिखे गए हैं। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को यहाँ लिखना है। जैसे कपास है तो कपास को तोड़ने के लिए कुल आवश्यक भार, ऊन को तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार की कितनी आवश्यकता होती है, रेशम के धागे को तोड़ने तो कुल भार कितना आवश्यक है, नायलॉन के धागे को तोड़ने तो आवश्यक कुल भार को यहाँ लिखें। आप रेशों या धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे वे हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियों अथवा गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। सी, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बना कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों का सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने आवश्यक देखा होगा। एक टेरिलीन एक अन्य लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इस बहुत महीने रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट, पीईटी बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट है क्या। पेट पीईटी पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर से दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट और पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं अथवा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे वे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये वास्तव में
संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और अब मैं समझ गई कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं और अधिक चलाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। एक क्रियाकलाप 3.2 एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी या टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। 3.4 प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबंध या क्रॉसबद्ध होती है, जैसे चित्र 3.6 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 3.6 में ए रेखीय पत्ती दिखाई गई है और बी में क्रॉसबद्ध व्यवस्था को दिखाया गया है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा अथवा पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। चित्र 3.7 में प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुओं को दिखाया गया है। ये सभी प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं।
पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाना पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल को गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उनमें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुओं को दिखाया गया है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं। चित्र 3.8 प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुओं को दिखाया गया है। 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें, आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। ये प्लास्टिक अभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी वस्तुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। भी प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल और चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं।
ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। सी प्लास्टिक कुचालक है। अपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वालों पात्रों के हत्थे इससे बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग में कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देता है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्नि से प्लास्टिक यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। सारणी 3.3 देखिए। यहाँ अपशिष्ट के प्रकार हैं। यहाँ अपचित होने में लगने वाला लगभग समय है। यहाँ पदार्थ की प्रकृति, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। इनमें अपहासित होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। पदार्थ की प्रकृति है वो जैव निम्नीकरणीय है। कागज कागज को 10 से 30 दिन का अपहासित होने में समय लगता है और इसकी प्रकृति जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह का समय लगता है अपहासित होने में और पदार्थ की जो प्रकृति है वो जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष का समय लगता है और ये जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र अपहासित में लगने वाला समय लगभग 1 वर्ष और ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। टिन, एल्यूमीनियम और धातुओं के डिब्बे ये 100 से 500 वर्ष अपहासित होने में समय लगता है और ये भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष लगते हैं और ये भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने से कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?
यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और अजैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के लिए 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर और उपयोग ना करना, रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष प्रकार से गायें, कचरा खा रही हैं? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला अथवा जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे के प्रयोग में लाइए। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।